नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। संसद में लगातार दूसरे दिन भी दक्षिण भारतीय सांसदों का विरोध जारी है। विरोध हो रहा है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर, उनके बयान के तरीके पर, बयान की भाषा पर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर उन्होंने जिस तरह से डीएमके सरकार, तमिलनाडु की डीएमके सरकार पर हमला बोला, उनके खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया और एक तरह से झूठा साबित करने की कोशिश की, उससे पूरे तमिलनाडु के सभी पार्टियों के सांसदों ने उनका जबरदस्त विरोध किया है और उसको लेकर वहां पर अभी भी ये विरोध चल रहा है। धर्मेंद्र प्रधान ने यह कहा कि वहां की सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने पर तैयार है, लेकिन कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं। कई सारी चीजें उन्होंने कही। एक बार सुनते हैं कि किस तरह से उनकी भाषा पर आपत्ति जताई गई है। हालांकि अपने बयानों के लिए उन्होंने खेद जताया है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के बयान को लेकर अब तमिलनाडु के सांसदों में नाराजगी है। कई और भी मुद्दे हैं जिन पर पूरे दक्षिण भारत के जो भी राजनीतिक दल हैं उनकी नाराजगी चल रही है। डीलिमिटेशन के मुद्दे पर जबरदस्त आशंकाएं हैं दक्षिण भारतीय राज्यों में, उनको लेकर यहां पर चर्चा की मांग की जा रही है। नोटिस दिया जा रहा है, लेकिन उस पर चर्चा की मांग की सुनवाई नहीं हो रही है। उस पर सुनवाई, चर्चा के लिए उसकी मांग मंजूर नहीं की जा रही है। लेकिन अब यह बहुत बड़ा मुद्दा आया है कि किस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान ने डीएमके के सांसदों के साथ साथ तमिलनाडु के सांसदों का अपमान किया है। यह मुद्दा जबरदस्त तरीके से संसद में एक विवाद का कारण बना हुआ है। अमलेंदु जी, अगर बात करें कि क्या कहा है धर्मेंद्र प्रधान ने और किस बात को लेकर, क्योंकि कई बताया जा रहा है कि बहुत सारे उन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है पूरे के पूरे वहां पर डीएमके के सांसदों के लिए, लेकिन इस मुद्दे पर तमिलनाडु की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वहां की डीएमके भी और विरोधी पार्टियां भी, वो सारी इस मामले में एक साथ दिखाई पड़ रही हैं। असल में समीर जी, ये एक सोची समझी रणनीति के तहत ये अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और तमिलनाडु के सांसदों के लिए असभ्य शब्द का इस्तेमाल किया, अनसिविलाइज्ड शब्द का इस्तेमाल किया और उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ। ये असल में एक सोची समझी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की है कि उत्तर और दक्षिण के बीच में विभेद पैदा किया जाए, ताकि उत्तर भारत को जो है यहाँ तुष्टीकरण किया जाए। ये बताया जाए कि देखो, भारतीय जनता पार्टी तो उत्तर भारत की पार्टी है और दक्षिण वाले भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका प्रभाव वहां बढ़ ही नहीं पा रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद तमिल काशी संगमम किया जा रहा है पिछले कई सालों से, लेकिन फिर भी वहां पर कुछ नहीं मिल रहा। तो अब यह लग रहा है कि अगर खाई बढ़ाई जाए, चौड़ी की जाए, उससे फायदा होगा, शायद ध्रुवीकरण होगा उत्तर भारतीय राज्यों की तरफ। हाँ, बांटो और राज करो, डिवाइडर इन चीफ प्रधानमंत्री को ऐसे नहीं लिख दिया था एक विदेशी पत्रिका ने, अमेरिकी पत्रिका ने। तो ये बांटो और राज करो की नीति जो है, तो ये पूरे समाज को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बांटने की नीति पर चलती है, उसी के तहत धर्मेंद्र प्रधान का ये वक्तव्य था। हालांकि बाद में उन्होंने उसके लिए माफी मांगी, लेकिन और ये 70 सालों में समीर जी पहली बार इस सरकार में बहुत कुछ चीजें होती हैं, केंद्रीय मंत्री के बयान जो है वो संसद की कार्रवाई से निकाले गए। ये इस तरह की चीजें, और इसने पूरी तरीके से समीर जी सिर्फ दक्षिण भारत के दलों को नहीं, बल्कि पूरे जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं सबको एकजुट कर दिया। यानी कि टीएमसी से लेकर और माकपा भाकपा से लेकर और कांग्रेस से लेकर दक्षिण के तमाम दल जो हैं वो इस मसले पर धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ और मोदी सरकार के खिलाफ खड़े हुए नजर आए। और जैसे ही हंगामा बढ़ा, मोदी जी जो है वो मॉरिशस के लिए निकल लिए 2 दिन की यात्रा पर। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की मॉरिशस यात्रा पर निकल लिए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही वो विदेश यात्रा से लौटे हैं। उसके बाद उनका गुजरात का दौरा रहा है। तमाम मुद्दों पर संसद में चर्चा की मांग हो रही है। अमेरिका जिस तरह से टैरिफ को लेकर भारत पर दबाव डाल रहा है और कह रहा है कि हमारे दबाव में भारत झुक गया है, उसने अपने फैसले को बदल दिया है, अपनी फॉरेन पॉलिसी को बदल दिया है, इस तरह की बातें कर रहा है, उसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। और यह भी चीज है कि अमलेंदु जी, जो आप कह रहे हैं कि सोची समझी रणनीति है, तो मुद्दों से भटकाने की भी कोशिशें हो रही हैं। उनमें भी धर्मेंद्र प्रधान का यह बयान महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी कोशिशें इस तरह की हो रही हैं, चाहे कल भूपेश बघेल के यहां ईडी की छापेमारी हो या फिर बहुत सारे ऐसे मुद्दे ले आना जिनका कोई मतलब नहीं है इस समय, और जरूरी मुद्दे जो
संसद में उठाए जाने हैं उन पर चर्चा न होने पाए, और चुनाव आयोग किस तरह से घिरा हुआ है उसको लेकर चुनाव में जो वोटर लिस्ट है उसमें गड़बड़ियों की बड़े पैमाने पर जो शिकायतें हैं उस पर चर्चा की मांग की जा रही है। कल राहुल गांधी ने भी लोकसभा में कहा उन सारे मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिन पर विवाद बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का यह बयान, उन्होंने उस पर माफी जरूर मांगी है, लेकिन उसको लेकर विपक्षी जो सदस्य हैं, सांसद हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, जबरदस्त नाराजगी है। केवल ऐसा नहीं कि दक्षिण भारत के ही राज्य बल्कि दूसरे राज्यों की भी पार्टियां हैं, वो भी इसमें डीएमके के साथ खड़ी हैं। और तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं कल्याण बनर्जी, उन्होंने भी इस मामले में धर्मेंद्र प्रधान की आलोचना की है, उनकी भाषा की आलोचना की है कि एक केंद्रीय मंत्री को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सुनते हैं क्या कहा है कल्याण बनर्जी ने। कई सारे नेताओं के इस पर बयान आए हुए हैं, माफी मांगने के बावजूद धर्मेंद्र प्रधान घिरे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कल संसद में ये बातें कही हैं, एक तरह से वो आरोप उन्होंने लगाए जो उन चीजों का आरोप लगाया जो किसी ने कहा ही नहीं था। तो डीएमके के मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे थे। बहरहाल उसकी भी बात करते हैं, लेकिन सुनते हैं कि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी क्या कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के बयान को लेकर। The stand taken by the DMK. Yesterday I was there in the house. The language which has been used, employed by the Honorable Minister Dharmendra Pradhan is deprecated. It is unexpected. The central minister will use this language to the people of the Tamil Nadu. This is really, he has downgraded the peoples of the Tamil Nadu by using the expression. And I will also say that either he should seek apology in the house itself, otherwise he should be removed. He should be removed as a minister from the cabinet. The Honorable Prime Minister must hear that what your ministers are doing. You can't just loss aside every fact. You have to hear what your ministers are doing. Ministers are expressing their words. Their body language, their words in the parliaments are highly replicable. All India Trinamool Congress stands support on for the people of the Tamil Nadu, especially for the DMK party itself. Thank you. विजुअल है, बाइट नहीं है ना। तो ये जिस तरह से कल्याण बनर्जी कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के बयान को लेकर नाराजगी दिखाई पड़ रही है, और जो अमलेंदु जी कह रहे हैं कि मंत्रियों के बयानों को निकाला जा रहा है संसद की कार्यवाही से, ये कितनी गंभीर बात है कि मंत्री इस तरह के बयान दे रहे हैं कि वो कार्यवाही लायक नहीं है, प्रोसीडिंग लायक नहीं है। हालांकि इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे बयान दिए गए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस बयान को निकाला गया है। लेकिन इस तरह से बहुत से काम हो रहे हैं जो 70 साल में नहीं हुआ या हुआ का मुहावरा दिया जाता है। तो अभी फिर एक नई घटना हुई है और अमलेंदु जी उसकी चर्चा करेंगे, उसके बारे में बताएंगे कि 70 साल में शायद ये भी पहली बार हुआ होगा। हाँ, ये भी 70 साल में पहली बार है समीर जी कि राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई और रवनीत सिंह बिट्टू जो मंत्री हैं वो सदन में मौजूद नहीं थे। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी जो हैं उन्होंने पुकारते रहे माननीय मंत्री जी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तब सदन में मौजूद सांसद बोले मंत्री तो है ही नहीं। इस पर जो थे वो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे जी हैं वो उठ के खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा जी कल कह रहे थे कि विपक्ष के सारे नेताओं को रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स की ट्रेनिंग देनी चाहिए। मैं उनसे पूछता हूं कि आप ट्रेनिंग क्यों नहीं लेते हैं, आपके लोग सदन में क्यों नहीं आते हैं? यानी जिस मंत्री को जवाब देना है वो मंत्री ही गायब है सदन से। ये भी 70 सालों में पहली बार हो रहा है। तो बहुत कुछ रिकॉर्ड 70 सालों में समीर जी पहली बार टूट रहे हैं। तो बहुत सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। मंत्रियों की भाषा को संसद की कार्यवाही से निकाल दिया जा रहा है, यानी उनकी भाषा जो बोल रहे हैं वो कार्यवाही में ही के लायक नहीं है, वहां बोलने लायक नहीं है। इस तरह की असभ्य भाषा होती है तभी उसको कार्यवाही से निकाला जाता है। और दूसरी ओर जवाब के लिए मंत्री बुलाए जा रहे हैं, लेकिन वो जवाब के लिए वहां मौजूद ही नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के बयान ने किस तरह से नाराजगी पैदा कर दी है, गुस्सा पैदा कर दिया है, न केवल दक्षिण भारत के सांसदों को के प्रति बल्कि पूरे विपक्ष इसमें अपनी नाराजगी जता रहा है। ये विजुअल्स हम देख सकते हैं, ये संसद परिसर में किस तरह से नारेबाजी हो रही है, विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ
नारेबाजी हो रही है, बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है कि वो दक्षिण भारत के सांसदों के प्रति उनका क्या रुख है, किस तरह का रवैया है और किस तरह की मानसिकता है जो प्रदर्शित की है उन्होंने वहां के सांसदों के बारे में। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से संसद में काफी विवाद चल रहा है। कल भी इसको लेकर काफी विवाद हुआ और आज भी वो विवाद जारी है, बावजूद इसके कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपने बयान वापस लिए हैं और उनकी उस भाषा को, उस बयान को संसद की कार्यवाही से निकाल दिया गया है। हाँ बिल्कुल समीर जी, संसद की कार्रवाई से निकाल दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद उस पर विवाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा जारी है। और धर्मेंद्र प्रधान ने जो जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उसको लेकर पूरा विपक्ष जो है, और विपक्ष के अलावा समीर जी इसमें और दल भी आकर जुड़ गए हैं और कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पर अब इंडिया का परिवार जो कहिए वो बड़ा होता चला जा रहा है। जो विपक्षी दल अभी तक बीजेपी के साथ समझे जाते थे वो भी अब ये बैरियर्स तोड़कर आ रहे हैं। बीजू जनता दल जो अभी तक बीजेपी का समर्थन किया करता था पर्दे के पीछे से, और राज्यसभा में सारे जो थे वो बिल पास कराया करता था, वो बीजू जनता दल भी वोटर आईडी में जो मुद्दे हैं, जो डुप्लीकेसी है उसको लेकर, और जो एनईपी है, जो राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी, मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसको लेकर जो दक्षिण भारत का विरोध है उसमें को लेकर वो साथ में अब इंडिया के साथ आ गया है। सस्मित पात्रा हैं, उनके राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्होंने इस पर नोटिस भी दिया वोटर वाले मसले पर, और इस एनईपी के मसले पर भी उन्होंने दक्षिण भारत के लोगों का समर्थन किया है। तो समर्थन किया है इस मुद्दे पर तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एकजुट दिखाई पड़ रही हैं, और एनईपी ही नहीं बल्कि जो परिसीमन यानी डीलिमिटेशन का मुद्दा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की अगर बात करें तो उसमें त्रिभाषा फॉर्मूले को लेकर दक्षिण भारतीय राज्यों का ये आरोप है कि उनके यहां हिंदी थोपने की कोशिश की जा रही है, कि उनको जबरन हिंदी पढ़ाया जाए, और ये इस बात को लेकर वहां के लोगों में नाराजगी है। खासकर तमिलनाडु में इसको लेकर काफी विवाद चल रहा है। दूसरी तरफ डीलिमिटेशन एक बड़ा मुद्दा है। डीलिमिटेशन का मतलब यह है कि 2026 में जब जनगणना होगी तो ऐसा कहा जा रहा है, ये आशंकाएं जताई जा रही हैं दक्षिण भारतीय राज्यों में कि उनके यहां डीलिमिटेशन की वजह से सीटों की संख्या लोकसभा में कम हो जाएंगी और उसका उन्हें नुकसान होगा, क्योंकि उत्तर भारतीय राज्यों में, यानी सीधे तौर पर कहा जाए जो उनकी आशंका है वो ये कि जहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत है वहां इतनी सीटें कर दी जाएंगी कि वो 2/3 सीटों से ज्यादा हो जाएगी, और फिर दक्षिण भारतीय राज्यों की देश की जो पॉलिसी मेकिंग होती है, संसद में जो भूमिका होती है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इस बात की आशंका जताई जा रही है। हालांकि गृह मंत्री ये कह चुके हैं कि दक्षिण भारतीय राज्यों की एक भी सीट कम नहीं होगी, लेकिन सवाल यह है कि सीट का कम होना नहीं बल्कि कितने % सीट रह जाएगी, ये बात है, ये समस्या ये है। कांग्रेस के सांसद जो केरल से आते हैं, तिरुवनंतपुरम से, शशि थरूर, उन्होंने भी इस मुद्दे पर कहा है कि ये आशंकाएं दक्षिण भारतीय राज्यों के मन में क्यों पैदा हो रही हैं, इसका स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए। सुनते हैं शशि थरूर को क्या कह रहे हैं। No, it's not only confronted Tamil Nadu. I myself have written articles for 2 years on the subject in all the major newspapers. The fact is that when there is a census in 26 or after, the new delimitation that may follow will end the arrangement under which for 50 years we have had a freezing of the parliamentary constituencies. Now that raises some very serious questions. For example, what happens if the North Indian Hindi-speaking states suddenly have a 2/3 majority and can pass any amendment? Will the South feel disenfranchised? There are some real questions there. On top of that, population keeps changing. It's going to go up. It's also going to go down later in the century. If you now today take the picture of the kind of population we have in our country and allocate parliamentary seats, what will be the long-term consequences for our democracy, our national unity, our federalism? There are very many questions that people feel need to be discussed. I cannot anticipate the discussion here. It's not for any one of us to give you a point of view or even a proposed solution. But some concerns and solutions need to be discussed, and certainly what the Tamil Nadu Chief Minister has done is raised issues that require consideration, but the central government too should find it in its तो दक्षिण भारतीय राज्यों की को आशंका है कि उनकी सीटें कम होगी, यानी उनका जो राजनीतिक महत्व है वो कम कर दिया जाएगा, और वो कह रहे हैं कि हमने अगर अपने राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण पर को नियंत्रित किया है, कंट्रोल किया है, हमने विकास किया है, तो ये हमारी कौन सी गलती है कि हमारी सीटों की संख्या कम कर दी जाए और हमारा जो राजनीतिक महत्व है उसको कम कर दिया जाए। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर इस समय संसद में विवाद चल रहा है, लेकिन किसी भी मुद्दे पर चर्चा की अनुमति नहीं दी जा रही
रही है। उस पर धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने जिस तरह से दक्षिण भारत के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और वहां के सांसदों को लेकर टिप्पणी की है, उससे नाराजगी जबरदस्त है और सभी विपक्षी पार्टियां इस पर धर्मेंद्र प्रधान की आलोचना कर रही हैं। हालांकि उन्होंने अपने बयान वापस लिए हैं, लेकिन नाराजगी कम नहीं हुई है, उसको लेकर प्रदर्शन लगातार जारी है। कांग्रेस के नेता, राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता प्रमोद तिवारी ने भी इस पर कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान की भाषा बहुत ही आपत्तिजनक थी जो उन्होंने तमिलनाडु के सांसदों के लिए कही है। सुनते हैं प्रमोद तिवारी को। जो एमपी हैं उन्होंने तो प्रिविलेज मोशन भी धर्मेंद्र प्रधान के मसले को देखते हैं। यद्यपि कार्रवाई से निकाल दिया गया है, किसी भी मंत्री द्वारा प्रयुक्त शब्द को कार्रवाई से निकाल जाना ऐसे ही उस मंत्री के लिए बहुत अपमानजनक है। पर मैं नहीं जानता कि हमारे प्रधान जी इसको कैसे लेते हैं। उन्हें अपने भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए था। असंसदीय भाषा किसी सदस्य को नहीं प्रयोग करना चाहिए और भारत के कैबिनेट मंत्री को तो बिल्कुल ही नहीं। उन्हें जवाब देना है, तथ्य रखने हैं, वो किसी से गाली गलौज की भाषा नहीं कर सकते। हम उसकी निंदा करते हैं। सर कल उठाएंगे क्योंकि टीएमसी भी आप लोगों के साथ इस मसले के साथ है। 267 में हमने नोटिस दी है, हम इस मुद्दे को उठाएंगे, तब तक उठाते रहेंगे जब तक इस पर कोई फैसला नहीं हो जाता है। क्योंकि भारत के लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव सिर्फ होना नहीं चाहिए, दिखना चाहिए। जिस तरह वोटर लिस्ट का मुद्दा, उसमें बढ़ाया जाना, एक ही एंट्री कार्ड के एक ही नंबर पे कई लोगों के नाम होना, तो निर्वाचन प्रणाली में तो 48 लाख वोट पड़ रहे हैं और सबके सब एक तरफ जा रहे हैं। ये सारे सवाल हैं जो भारत के संविधान के लिए खतरनाक है। लगता है लोकतंत्र नहीं, भाजपा तानाशाही के रास्ते पे निकली है। हम इसका विरोध करेंगे। आज हमने नोटिस भी दी। बाहर निकले तो आरोप लगा दिया कि कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। आपकी क्या इस पे? तो ये इस मुद्दे पर आप देख सकते हैं कि लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और डीएमके सांसद कनिमोझी ने धर्मेंद्र प्रधान की भाषा को लेकर जो उन्होंने विवादित बयान दिया है, आपत्तिजनक बयान दिया है, उस पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है राज्यसभा में। क्या कहा है कनिमोझी ने, सुनते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर न केवल तमिलनाडु के, दक्षिण भारत के तमाम सांसदों में नाराजगी है, बल्कि पूरे विपक्षी सांसदों में इस बात को लेकर जबरदस्त गुस्सा है और प्रदर्शन हो रहे हैं। Yes, the union government is withholding the money which has to be given to Tamil Nadu, saying that we have to sign the 3-language policy and the national education policy. They are ruining the future of the children of Tamil Nadu. They have education is in the concurrent list, and they have no right to withhold the funds which has to come to the children of Tamil Nadu. And moreover, yesterday in a reply to the question raised by a member of Tamilchi Thangapandian, a member of the DMK in Lok Sabha, he responded, in a very abusive way, saying that we are dishonest, and he was calling the chief minister as super CM. He said that Tamil Nadu people and our MPs are uncivilized. This is not what we expect a union minister. This is not the language we expect him to be speaking, and this is totally undemocratic. We demand an apology. Thank you. तो उनको किस तरह से अब्यूसिव लैंग्वेज उनकी थी, बहुत ही आपत्तिजनक भाषा थी, ये कह रही हैं कनिमोझी। और उस जो वास्तव में धर्मेंद्र प्रधान, उस समय भी बड़ा विरोध हुआ, आपत्ति जताई गई, लेकिन अब ये मुद्दा तूल पकड़ चुका है। जबरदस्त नाराजगी है कि किस तरह से एक पूरे राज्य के सांसदों के बारे में किस तरह की भाषा बोल रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान। अब उस पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है और इस मुद्दे पर अब एक नया मुद्दा कह लीजिए किया गया है जिस पर सरकार गिरी हुई है। तमाम मुद्दे पहले से ही आ रहे हैं, चर्चा का नोटिस दिया जा रहा है, लेकिन कोई चर्चा उन पर किसी मुद्दे पर नहीं हो रही है। मंत्री यहां तक ऐसा है कि मंत्री जो है वो चर्चा जो सवाल पहले से ही तय है उनके जवाब देने के लिए भी नहीं आ रहे हैं। तो ये अजीबोगरीब स्थिति संसद में चल रही है। लेकिन इन सब के बावजूद महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए न तो लोकसभा में स्पीकर उसकी अनुमति दे रहे हैं और न ही राज्यसभा में उसकी अनुमति दी जा रही है। हाँ बिल्कुल समीर जी, अनुमति नहीं दी जा रही है, चर्चा नहीं हो रही है और महत्वपूर्ण मुद्दे जो उन पर भी चर्चा नहीं हो रही है। बीजू जनता दल के जो सांसद हैं सस्मित पात्रा जी,
उन्होंने बताया है कि वो आज चुनाव आयोग से 3:30 बजे जाकर मिलेंगे। कल राहुल गांधी ने और टीएमसी ने इस मुद्दे को उठाया था और इसका पूरे विपक्ष का था वो समर्थन मिला था। अब इस पर जो बीजेडी जो अभी तक बाहर समझी जाती थी वो भी साथ में है और उन्होंने भी सस्मित पात्रा ने भी राज्यसभा में नोटिस दिया था इस मसले पर वोटिंग कराने की चर्चा के लिए, वोटर लिस्ट का जो मसला था। आज 3:30 बजे बीजू जनता दल का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से जाकर मिलेगा। उनकी बाइट भी हम लोग सुन सकते हैं कि सस्मित पात्रा क्या रहे हैं इस मसले को लेकर। उनका भी समर्थन जो है इंडिया के साथ आ गया है। तो बीजू जनता दल जो यानी एक तरह से एनडीए में रहा भी है और एनडीए का सहयोगी भी रहा है एनडीए से अलग होने के बावजूद, लेकिन इस मुद्दे पर उड़ीसा में लंबे समय तक सरकार रही बीजू जनता दल की और नवीन पटनायक मुख्यमंत्री रहे, पर चुनाव आयोग को जिस तरह से लगातार वो भी घेर रहा है, मतदाता सूचियों में गड़बड़ी और बड़े पैमाने पर जो गड़बड़ी की गई है, जो आरोप लग रहे हैं, उनमें बीजू जनता दल का भी आरोप है। तथ्यों के साथ उन्होंने भी चुनाव आयोग में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। इन सारे मुद्दों पर वो भी चर्चा की मांग कर रहे हैं और कल ही अभी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मांग की कि चूंकि पूरे देश में इस पर बात हो रही है, आशंकाएं जताई जा रही हैं, तो इस पर क्यों नहीं चर्चा कराई जा रही है, इस पर चर्चा कराई जानी चाहिए। सुनते हैं सस्मित पात्रा को, जो कि बीजू जनता दल के बीजेडी के नेता हैं, सांसद हैं, वो क्या कह रहे हैं। देखिए, बीजू जनता दल की तरफ से और अन्य विपक्षियों पार्टियों की तरफ से हम लोगों ने 267 नोटिसेस फाइल किए हैं एडजर्नमेंट मोशन के लिए। एपिक कार्ड के डुप्लीकेशन जो हो रहा है, वोटर कार्ड्स की डुप्लीकेशन, उसके ऊपर हम चर्चा मांग रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आज वो चर्चा हमें करने को मौका मिले, क्योंकि वोटर परिचय पत्र को लेकर जिस तरह का एक असमंजस्य सृष्टि हुआ है और खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी स्पष्ट किया है कि जरूर इसके कोई कारण है, तो लगता है कि इसके ऊपर एक स्पष्टता आनी चाहिए और एपिक कार्ड को लेकर एक चर्चा सदन में होने की बहुत आवश्यकता है। टीएमसी ने मुद्दा उठाया था फेक वोटर लिस्ट का, कांग्रेस ने समर्थन किया, दोनों ही चर्चा चाह रहे हैं। क्या बीजेडी भी इस पर पूरा समर्थन कर रहे हैं फेक वोटर लिस्ट का जो मैटर? एब्सोल्युटली, बीजू जनता दल हमने भी कल पूर्ण समर्थन किया है इस इशू को और हमने चाहा है कि इस इशू के ऊपर चर्चा हो। इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास बीजू जनता दल कई सारे मुद्दों पे 2024 के चुनावों को लेके कई सारे मुद्दों पे हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास गए थे। आज भी एक प्रतिनिधिमंडल बीजू जनता दल का 3:30 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जा रही है। तो ये एक बहुत अहम मुद्दा है और इस पर चर्चा होने की बहुत आवश्यकता है। एक जरूरी सवाल और लेना चाहूँ सर, डीएमके लगातार डीलिमिटेशन का मुद्दा उठा रहा है, डीएमके जो है प्रोटेस्ट भी करने जा रहा है पार्लियामेंट प्रेमिसेस। आप लोगों का क्या स्टैंड है कि आप लोग भी इससे कंसर्न रखते हैं? देखिए, डीलिमिटेशन एक बहुत ही अहम मुद्दा है। हम ये चाहते हैं कि क्योंकि डीलिमिटेशन सेंसस से शुरू होगा और अभी तक सेंसस की कार्रवाई कोई शुरू नहीं हुई है, हम चाहते हैं कि सेंसस का कार्रवाई जल्द से जल्द शुरू हो, सेंसस की प्रक्रिया शुरू हो, उसके साथ कास्ट बेस्ड सेंसस भी हो, जो हमारे नेता श्री नवीन पटनायक जी बार बार डिमांड करते आए हैं, बीजू जनता दल करती आई है। डिलिमिटेशन उसके बाद आएगा, उसके बाद आएगा आपके वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, जिसको कि फाइनली 2029 का स्वरूप दिया जाएगा। तो डिलिमिटेशन पे हमारा स्पष्ट मत है कि किसी भी राज्य को कोई भी स्टेट्स घटना ना चाहिए। There should not be any reduction in the number of seats in delimitation. तो उड़ीसा के संदर्भ में बीजू जनता दल और हमारे नेता श्री नवीन पटनायक जी हमेशा उड़ीसा के स्वार्थ और विकास के लिए हम कार्यरत हैं और हम चाहते हैं कि डिलिमिटेशन किसी भी तरह से कोई सीट्स की हानि ना पहुंचाए किसी भी राज्य को। एक और आखिरी क्वेश्चन है, कल धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट जो यूटर्न ले रही है प्रॉमिस करने के बाद, एमपी का अलग स्टैंड है डीएमके। तो डीलिमिटेशन का मुद्दा है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से चुनाव आयोग यानी जो मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की बात है, उसको लेकर किस तरह से पूरे देश में एक माहौल बना है और वो दबाव पड़ रहा है सरकार पर और चुनाव आयोग पर पड़ रहा है, लेकिन चुनाव आयोग ने उस तरह का कोई जवाब नहीं दिया। अब मानने को तो तैयार हुआ है कि हाँ धांधली हुई है, गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन उनका भी जवाब किस तरह से जो चाह रहा है विपक्ष को नहीं मिल रहा है। इस पर संसद में चर्चा की मांग राहुल गांधी ने भी की और अब बीजू जनता दल भी कर रहा है, इंडिया गठबंधन के तमाम दल पहले से ही कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, यानी चुनाव आयोग किस तरीके से जो पूरी चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप उस पर लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष
पक्ष में काम करने के आरोप लग रहे हैं, उस पर घिरा नजर आ रहा है। उस पर अब संसद में चर्चा की मांग जोर पकड़ रही है। और इधर बीच डीलिमिटेशन, ये दोनों मुद्दे अमलेंदु जी इस तरह के हैं जो दिखा रहे हैं कि कैसे ये सारी चीजें जो पूरी हो रही हैं, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, तो अगर डीलिमिटेशन की आशंकाएं ये हैं दक्षिण भारत के राज्यों में, 6-7 राज्य वहां पर जो है वो सभी की आशंकाएं हैं कि उनके ही सीटें कम की जा रही हैं लोकसभा में। अगर ये आशंकाएं हैं तो ये दूर की जानी चाहिए, लेकिन अभी तक उनको दूर करने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है। और सबसे बड़ा मुद्दा तो चुनाव आयोग का है कि जो मतदाता सूचियां 40-50 लाख वोटों की जो बात की जा रही है कि वो फर्जी वोट बना दिए गए हैं और चुनाव आयोग उन वोटर्स का इस्तेमाल अलग अलग राज्यों में करता है जब भी वहां चुनाव होते हैं। इसको लेकर अब एक बड़ा माहौल बन रहा है सदन के बाहर भी और संसद के भीतर भी। सदन के बाहर भी और संसद के भीतर भी। और समीर जी, जो कांग्रेस सेवा दल है उसने एक मीडिया आउटलेट की खबर जो है वो पोस्ट की है और उसमें उसका कहना है कि उत्तर प्रदेश निकाय चुनावों में एक अजीबोगरीब मतदाता सूची सामने आई है। मतदाता सूची में वाराणसी के एक आदमी के 48 बच्चे पाए गए। सब बच्चों के नाम की वायरल हो रही हो लिस्ट। जी हाँ उसका दीजिए जानकारी। हाँ, क्या है जी? और आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने मतदाता सूची में गड़बड़ियों का मुद्दा लोकसभा में उठाया था। मोदी सरकार चर्चा से क्यों भाग रही है? मसला ये है कि निकाय चुनाव में वाराणसी में एक लिस्ट आई है, उसमें 48 बच्चे जो हैं एक ही के हैं और जो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही है। और 48 बच्चों के नाम, पिता के नाम जो है एक ही हैं। तो ये किस तरीके से घपला हो रहा है, तो वोटर लिस्टों को लेकर ये बढ़ता जा रहा है। और ये एक ही जन्मतिथि 13-14 बच्चों की ये लिखी हुई है। एक ही लिखी हुई है। हालांकि वो एक वो खुशबू पांडे हैं क्या, उनका जारी काफी वायरल हो रहा था। उनके 23 बच्चे हैं, 48 साल की हैं वो, 23 साल के बच्चे हैं। वो तो ठीक है, मसला था, वो चीजें सामने आई। लेकिन ये एक ही व्यक्ति के 48 बच्चे जो हैं ये वोटर लिस्ट में, और एक ही तारीख को 14 बच्चे जो है पैदा होगा, ये कैसे हो गया कमाल? ये चुनाव आयोग कर सकता है। तो राहुल गांधी इसी मसले को सदन में उठा रहे थे। हम कहेंगे कि कांग्रेस सेवा दल का ट्वीट दिखाया जा सकता है तो उसको दिखाया जाए कि वो क्या ट्वीट कांग्रेस सेवा दल ने किया है। समीर जी, बिल्कुल, कांग्रेस सेवा दल के उस ट्वीट को भी देखेंगे जिसमें मतदाता सूचियों में, और ये एक घटना है, इस तरह के सैकड़ों उदाहरण दिए गए हैं। अमलेंदु जी, राहुल गांधी ने ही कहा था कि महाराष्ट्र में किस तरह से एक बिल्डिंग में 7,000-8,000 वोटर्स वहां पर जोड़ दिए गए। तो कई जगहों से ये शिकायतें हैं और इन सारे शिकायतों के दस्तावेज हैं और चुनाव आयोग से कहा जा रहा है कि वो पूरी मतदाता सूची अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे, लेकिन उसको अपलोड करने में दिक्कत हो रही है। इसीलिए इस पूरे मुद्दे पर चर्चा की मांग की जा रही है। कल ही राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि इस पर चर्चा कराई जानी चाहिए, मतदाता सूचियों में जो गड़बड़ियों की शिकायतें आ रही हैं। सुन लेते हैं एक बार राहुल गांधी को क्या कहा उन्होंने मतदाता सूची में गड़बड़ियों को लेकर। आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला, नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। तो पूरे देश भर में तमाम राज्यों में इस तरह की वोटर लिस्ट में धांधली की शिकायतें आ रही हैं, खास तौर पर उन राज्यों में जहां गैर बीजेपी शासित राज्य है और जहां अभी सरकारें बनी हैं। महाराष्ट्र की शिकायत पहुंची हुई है, हरियाणा की पहुंची हुई है चुनाव आयोग के पास, इसके अलावा दूसरे राज्यों की भी पहुंची है, दिल्ली की शिकायत पहुंची हुई है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। नए मुख्य चुनाव आयुक्त ने संज्ञान जरूर लिया है जब पश्चिम बंगाल में भी यह मुद्दा उठा, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई होगी, कोई भरोसा उस पर नहीं दिया जा रहा है और ना ही मतदाता सूचियों को सार्वजनिक करने की बात को स्वीकार किया जा रहा है।
हाँ बिल्कुल समीर जी, मतदाता सूची सार्वजनिक भी नहीं की जा रही है और विपक्ष जो मांग रहा है कि हमको मतदाता सूची दीजिए एक्सेल शीट में, वो दी भी नहीं जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि 3 महीने में हम गड़बड़ियाँ जो वो ठीक कर लेंगे, यानी पहले गड़बड़ियाँ हैं ये स्वीकार कर लिया है और जब पकड़ में आ गई हैं तो कहा जा रहा है हम इसको 3 महीने में ठीक कर लेंगे और तब सूचियाँ देंगे, यानी गड़बड़ी वाली सूची हम आपको नहीं देंगे ताकि आप पकड़ लें कि कितने लाख वोट जो है चुनाव आयोग ने इसमें बढ़ा लिए और किस तरीके से हरियाणा में, महाराष्ट्र में और दिल्ली में सरकारें बीजेपी की बनवा दी, तो ये पकड़ी ना जाए गड़बड़ियां, तो इसलिए 3 महीने के बाद हम देंगे, ये चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा है। विपक्ष इसको लेकर लगातार सवाल उठा रहा है। राहुल गांधी ने यही कहा स्पीकर से कि भाई आप इस पे चर्चा तो कराइए, ठीक है, आपने कहा हम बिल्कुल मानते हैं कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है, लेकिन चर्चा से आप क्यों भाग रहे हैं? और जो सवालों के जवाब समीर जी सरकार की तरफ से आने चाहिए थे या चुनाव आयोग का जिस विभाग के अंतर्गत आता है उसका मंत्री जवाब देता, वहां से जवाब ना आकर सवाल जो पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं ओम बिरला की तरफ से जो स्पीकर हैं। तो यानी सरकार की ढाल बनकर जो है आप वहां बैठे हुए हो, आप जो सरकार का एक तरह से कहा जाए पक्ष वहां रख रहे हैं, तो सीधे सीधे कहिए ना कि आप भी सरकार के मंत्री हैं, लोकसभा अध्यक्ष को भी अब सरकार के मंत्री में गिन लिया जाया करे, आगे से ऐसा कहिए फिर तो ठीक रहेगा। फिर तो कम से कम एक पर्दा जो पड़ा हुआ है निष्पक्षता का वो तो हटे। आप कहिए कि आप पक्के स्वयंसेवक हैं और आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो आप उसी तरीके से काम करेंगे। तो राज्यसभा के सभापति तो कह भी चुके हैं, आरएसएस को लेकर जब हुआ तो उन्होंने कहा कि ये गलत बात है, इस पर आप मत चर्चा करिए, मैं भी आरएसएस में रहा हूं। हाँ वो तो हालांकि उन्होंने आरएसएस पे बहुत सवाल भी उठाए हैं। वो उन्होंने कहा वो तो आरएसएस के एकलव्य हैं। धनखड़ साहब ने तो राजस्थान विधानसभा में बाकायदा कहा था कि ये संगठन जो है चुनाव नहीं कराता है, इसको पैसा कहां से आता है, तमाम सवाल उठाए थे धनखड़ साहब ने जब कांग्रेस के एमएलए हुआ करते थे राजस्थान की विधानसभा में, और वो ऑन रिकॉर्ड है उनका वक्तव्य। तो मुझे लगता है कि जब वो आरएसएस पे बात किया करें तो विपक्षी लोग जो है वो तुरंत राजस्थान की विधानसभा की कार्रवाई का वो अंश पढ़ के धनखड़ साहब को सुनवा दिया करें। बिल्कुल वैसे ही जैसे कपिल मिश्रा जो दिल्ली के मंत्री हैं, ये जब आम आदमी पार्टी के मंत्री होते थे तब उनके जो बयान तमाम वायरल हो रहे हैं। जी बिल्कुल यही सब जो है समझ में आ रहा है। तो यानी अब समीर जी ये मामला जो है बढ़ता जा रहा है और चुनाव आयोग की गड़बड़ियों को लेकर ये है काफी ज्यादा चीजें आ रही हैं। और जो वाराणसी का मसला सामने आया है ये तो काफी ज्यादा है, मतलब क्योटो का मसला है, प्रधानमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वाराणसी से 1.5 लाख वोटों से जीते हैं समीर जी, क्या इसी तरीके से जीते हैं? हम ये भी सवाल उठ रहे हैं इसको लेकर। बिल्कुल इस तरह के सवाल उठ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि सभी राज्यों से ऐसी शिकायतें आ रही हैं, ऐसा नहीं कि केवल एक राज्य में। और जहां चुनाव हुए वहां चुनाव से पहले भी ये शिकायतें आ रही थी, चुनाव होने के बाद जब बीजेपी यहां जीती या बीजेपी गठबंधन जीता उसके बाद सरकार बनाई तब भी वो शिकायतें जारी हैं। दिल्ली में भी वो शिकायतें पहले से ही हो रही थी। और महाराष्ट्र में तो आपको याद होगा अमलेंदु जी, संजय राउत जो शिवसेना के सांसद हैं वो लगातार ये बात कह रहे थे कि 40 लाख वोटर चुनाव आयोग के अपने वोटर हैं, फ्लोटिंग वोटर हैं। यही उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था कि वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, वोट डालते हैं और बीजेपी को जिताते हैं। ये सीधा आरोप उन्होंने लगाया था और वही बातें अब सामने आ रही हैं। बनारस की जो घटना है, जो बनारस का जिक्र जो अमलेंदु जी कर रहे हैं कि वहां पर एक ही व्यक्ति के नाम पर एक फादर, उनके कितने बेटे हैं, 40-42 बेटे हैं, वो एक ही जगह पर इतने लोगों की सूची ये बनी हुई है। ये हम जो कांग्रेस सेवा दल है उसका ये ट्वीट है जिसमें उन्होंने एक खबर का लिंक लगाते हुए ये लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से मतदाता सूचियां बनी हुई हैं वो हम देख सकते हैं। ये सारी शिकायतें तमाम राज्यों से हैं, लेकिन इसको लेकर कोई सुनवाई अब तक नहीं हो रही है। अब उस पर चर्चा की मांग जोर पकड़ रही है। राहुल गांधी भी उस पर मांग कर चुके हैं और बीजू जनता दल भी उनके साथ है। पूरा इंडिया गठबंधन इस मुद्दे पर एक साथ दिखाई पड़ रहा है। यानी एक तरह से देखा जाए तो ईवीएम का जो मसला था वो तो बहुत पीछे हो गया है और अब सीधे सीधे मतदाता सूचियों में ही जो गड़बड़ी की शिकायतें आ रही हैं। और ये वो वोटर है जिनका कुछ अता पता नहीं है और ये जाकर एक पार्टी को वोट डालाते हैं। हाँ बिल्कुल, एक पार्टी को जाकर वोट डालाते हैं, इनका कोई अता पता नहीं है। और समीर जी किस तरीके से देखिए अब नए समीकरण बन रहे हैं। नए समीकरण ये बन रहे हैं कि चुनाव आयोग के मसले पर और त्रिभाषा फार्मूले के मसले पर इंडिया का परिवार बढ़ता जा रहा है। जैसे हम लोगों ने चर्चा की सस्मित पात्रा का वक्तव्य हम लोगों ने सुनवाया, उनकी बाइट सुनवाई बीजू जनता दल के। आज के का एक प्रतिनिधिमंडल बीजू जनता दल के नवीन पटनायक से जाकर मिला है। अच्छा जी। तो ये एक नए डेवलपमेंट जो हो रहे हैं कि यानी चुनाव के मसले पर, वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों के मसले पर किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। यानी इंडिया का परिवार इस मसले पर बढ़ता जा रहा है और सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी वोटर लिस्ट के मसले पर बुरी तरीके से घिरती चली जा रही है। वो विजुअल्स भी हम लोगों के पास हैं, वो जो मुलाकात के उसमें दयानिधि मारन जो है
वो जाकर मिले हैं उन प्रतिनिधिमंडल के साथ में भी उनसे, नवीन पटनायक से। हम अपनी टीम से कहेंगे कि वो उनके पास हो तो उसको दिखवा सकते हैं। तो जी बिल्कुल, उसको दिखाते हैं कि नवीन पटनायक ने से मुलाकात की है डीएमके के सांसदों ने, और बीजू जनता दल किस तरीके से एनईपी के मुद्दे पर, डिलिमिटेशन के मुद्दे पर डीएमके के साथ खड़ा है, और डीएमके के सांसद इस मुद्दे पर, यानी जो चुनाव में धांधली का मुद्दा है, मतदाता सूचियों में धांधली का मुद्दा है, उस पर एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं, घटक दल हैं, वो सारे इस मुद्दे पर एकजुट हैं। और चुनाव आयोग का ये मसला, ये तस्वीरें देख सकते हैं कि दयानिधि नायक से मुलाकात करने गया है और अपना समर्थन जताने के लिए गया है। एक बड़ा डेवलपमेंट है अमलेंदु जी, क्योंकि जब से उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कहा जा रहा है कि उसी तरह से वो बीजेडी की गलतियों की वजह से बनी है जिस तरह से एनडीए के दूसरे सहयोगियों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने किया। अब बीजेडी को समझ में तो आई है बातें, लेकिन देर भले हुई है, लेकिन इसका एक दूरगामी प्रभाव पड़ता दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल समीर जी, इसका दूरगामी प्रभाव पड़ता दिखाई पड़ रहा है। और ये मसला केवल समीर जी दक्षिण भारत के राज्यों तक नहीं रहेगा, ये पूर्वोत्तर के राज्यों में और पूर्व के जो राज्य हैं वहां भी जाएगा, क्योंकि वहां भी जो है डिलिमिटेशन से सीटें कम होंगी। पूर्वोत्तर में सीटें कम हो जाएंगी, बंगाल में कम हो जाएंगी, उड़ीसा में कम हो जाएंगी, दक्षिण में तो कम होंगी होंगी, और बढ़ेंगी किधर की, उत्तर प्रदेश की और मध्य प्रदेश की और राजस्थान की, यानी बीजेपी को जहां फायदा हो उसकी सीटें बढ़ेंगी। तो ये मसला बड़ा होता चला जा रहा है, और वोटर लिस्टों में गड़बड़ियों का मसला भी काफी बड़ा होता जा रहा है। यानी सारे ये मुद्दे समीर जी, एक तरह से कहा जाए, भारतीय जनता पार्टी ने नए मुद्दे विपक्ष को दे दिए हैं एकजुट होने के लिए, और एक बड़ा मोर्चा जो है इंडिया का परिवार बड़ा करने के मुद्दे खुद भारतीय जनता पार्टी ने दे दिए हैं। और जिस तरीके से अमेरिका यहां पर भारत पर कह रहा है कि हम दबाव डाल रहे हैं, प्रधानमंत्री की मजबूती, प्रधानमंत्री को बहुत सारे उनके लिए मुहावरों का इस्तेमाल किया जाता है कि कितने मजबूत प्रधानमंत्री हैं, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है प्रधानमंत्री की वजह से। अमेरिका खुली चुनौती दे रहा है, धमकियां दे रहा है, इंसल्ट कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है, और यह तक कह रहा है, बिल्कुल हमारी संप्रभुता पर वो प्रहार कर रहा है कि हमने भारत पर दबाव डाला, भारत को एक्सपोज किया, लेकिन भारत की ओर से पर। हाँ, प्रधानमंत्री एक बार फिर विदेश यात्रा पर हैं, और इसको लेकर मनीष तिवारी ने आज स्थगन प्रस्ताव भी की गई, वो किस तरीके से टैरिफ में कटौती की गई है, इस पर प्रस्ताव दिया है, स्थगन प्रस्ताव, उस पर चर्चा होती नहीं होती भी देखा जाएगा। चर्चा तो खैर नहीं होगी, हम लोग समझते हैं कि चर्चा नहीं होगी। कितने स्थगन प्रस्ताव 2 दिन के भीतर दे दिए गए। पिछली इसी बजट का हिस्सा था, पहला हिस्सा, उसमें दिया गया, चर्चा किसी पर नहीं हो रही है। लेकिन सुनते हैं एक बार मनीष तिवारी को क्या कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर क्यों चर्चा होनी चाहिए। पहले सदन सत्र शुरू होने से पहले भी कांग्रेस पार्टी ने इस पर चर्चा की मांग की थी, नोटिस दिया गया है, लेकिन चर्चा हो नहीं रही है। सुन लेते हैं मनीष तिवारी को, कांग्रेस के सांसद क्या कह रहे हैं। कमेटी की जो मीटिंग हुई उसमें कॉमर्स सेक्रेटरी ने और फॉरेन सेक्रेटरी ने ब्रीफ किया, लेकिन टैरिफ के मुद्दे पे आप लोग आज भी सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या? Well, whatever has emerged in the public space is very ambiguous. There is no clarification from the government that are they under pressure from the United States of America to rationalize tariffs? Are they looking at the HSN code, which deals with tariff line by line, in order to determine as to what the objections of the United States of America are, and then are they rationalizing the tariffs? What happened during the Commerce Minister's visit to Washington DC? There are a large number of questions which need to be answered because they are connected with the economic sovereignty of India, and that is why it is important that the government must come clear. And sir, तो ये क्यों इस पर क्यों नहीं चर्चा हो रही है? प्रधानमंत्री नहीं जवाब दे रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से भारत विरोधी बयान दे रहे हैं, भारत विरोधी काम कर रहे हैं, और भारत की इंसल्ट करने वाले तमाम वहां पर बयान दिए जा रहे हैं, कार्रवाइयां की जा रही हैं, उस पर भारत सरकार की खामोशी बनी हुई है। प्रधानमंत्री सदन में नहीं आ रहे हैं, और सदन तो छोड़िए, अब तो देश से भी बाहर चले गए हैं, विदेश यात्रा पर, मॉरिशस की यात्रा पर पहुंच गए हैं 2
दिन के लिए। उसके बाद अब आते हैं सदन में जवाब देते हैं कि इस मुद्दे पर नहीं देते हैं, चर्चा होती है नहीं। अभी तो बड़ा सवाल यही है कि इस पर चर्चा की अनुमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बहुत सारे कई मुद्दे हैं, जरूरी मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन चर्चा उन पर नहीं, मंजूरी नहीं मिल रही है। अब एक और नया मुद्दा आया हुआ है, जिस तरीके से कि पूरी दुनिया में भारत को के बारे में किस तरह का परसेप्शन बन रहा है। अमेरिका जो कर रहा है, भारत के नागरिकों को जिस तरीके से उसने भेजा है, दुनिया के दूसरे देशों में भी अमेरिका में उसी तरह से नागरिक गए थे, लेकिन उन देशों के नागरिकों को किस तरह से भेजा गया और भारत के नागरिकों को किस तरह से भेजा गया, इसको लेकर बहुत चिंता हो रही है। और पूरी दुनिया में भारत का नाम खराब हो रहा है, लेकिन नाम कई और कारणों से भी खराब हो रहा है। कांग्रेस की नेता, वहां महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है अलका लांबा, बड़ा आरोप लगा रही हैं, प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगा रही हैं। सुनते हैं क्या आरोप लगा रही हैं और मामला क्या है जिसकी वजह से वो प्रधानमंत्री को घेर रही हैं। हम एक ही सवाल पूछते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, महिलाओं के साथ इस देश में जघन्य अपराध लगातार बढ़ रहा है। बेटियां, महिलाएं, हमारी बहनें न्याय मांग रही हैं। क्या आप तस्वीरें जारी कर सकते हैं? जितनी तस्वीरें आपकी बालिश धनखड़ के साथ हैं, क्या उतनी मुलाकातें, उतनी तस्वीरें प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति भवन हो या प्रधानमंत्री आवास हो, हमारी उन पीड़ित बेटियां जो न्याय मांग रही हैं उनके साथ आपकी इतनी तस्वीरें आप दिखा सकते हैं? सच ये है कि आपकी इतनी तस्वीरें क्या, एक भी तस्वीर इस देश की आधी आबादी जो पीड़ित है, अन्याय, अत्याचार, जुल्म और बलात्कार की शिकार है, उनकी एफआईआर तक नहीं हो रही है, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। वो आपसे गुहार लगा रही है, पर आप उनको मिलने का समय नहीं दे रहे हैं। आपके पास समय ही नहीं है, लेकिन आपके पास समय है जंगल की सफारी करने का और पिंजरे में बंद शेरों से के साथ फोटो खिंचवाने का। लेकिन आपके पास समय नहीं है मणिपुर के हमारी बेटियों के साथ भी वहां पर सामूहिक बलात्कार किया गया, उन्हें निर्वस्त्र करके सरेआम वो तस्वीरें शर्मसार की। प्रधानमंत्री जी, आप उस मणिपुर में भी जाकर उन आदिवासी बेटियों को भी मिलने की हिम्मत अब तक नहीं दिखा पाए। संसद सत्र चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उम्मीद की जा रही थी कि संसद में आज बैठेंगे और महिलाओं के मुद्दों पर जो तय था कि प्रियंका गांधी जी लोकसभा में, राहुल गांधी जी लोकसभा में, राज्यसभा में सोनिया गांधी जी और मल्लिका अर्जुन खड़गे जी हमारी जो बाहर आवाज है उससे बुलाएंगे। लेकिन पता लगता है कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर की बात छोड़िए, संसद में आने की बात छोड़िए, आज मॉरिशस घूमने निकल गए हैं। उन्हें मणिपुर में जाना चाहिए था या मॉरिशस की यात्रा में बीच संसद सत्र छोड़कर जाना चाहिए था। तो मणिपुर नहीं जा सकते हैं प्रधानमंत्री, मॉरिशस गए हैं। लेकिन जिस घटना का जिक्र कर रही हैं अलका लांबा, जो तस्वीरें दिखा रही हैं ऑस्ट्रेलिया की हैं और भारत के नागरिक को वहां सजा हुई है और उसकी जिसको सजा हुई है उनकी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, बहुत लग रहा है कि बहुत अच्छे रिश्ते उनके साथ हैं। अमलेंदु जी, क्या है ये पूरा मामला? हाँ, पूरा मामला समझिए ये है कि जो बीजेपी का ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी है, उसका ऑस्ट्रेलिया में मुखिया है बालेश धनखड़ जी, और उसको ऑस्ट्रेलिया में 40 साल की सजा हुई है रेप ब्लैकमेलिंग के मामले में। इसी को लेकर अलका लांबा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई सवाल पूछे। तो हमने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक छोटा सा हिस्सा सुनवाया और उनका सवाल था कि प्रधानमंत्री बालेश धनखड़ से आपका रिश्ता क्या कहलाता है, इसका जवाब दीजिए। दूसरा उनका सवाल था कि आखिर बालेश धनखड़ कैसे प्रधानमंत्री के इतना करीबी हो गया। तीसरा उनका सवाल था कि क्या पीएमओ को बालेश धनखड़ के कुकर्म की जानकारी नहीं थी। और चौथा उनका सवाल था कि आज बीजेपी नरेंद्र मोदी इस मामले पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। और समीर जी, उन्होंने ये भी कहा अलका लांबा ने कि बालेश को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में भी बुलाया गया था। बालेश धनखड़ ने नरेंद्र मोदी से पीएमओ और उनके आवास पर भी कई मुलाकातें की। यही नहीं, बीजेपी के कई नेताओं के साथ बालेश धनखड़ की तमाम तस्वीरें हैं। आखिर में सवाल ये उठता है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। भारतीय जनता पार्टी समीर जी इस मसले पर एकदम खामोश है, चुप्पी साध गई है। और मीडिया से भी, हमारे भारतीय मीडिया से भी ये खबर गायब है कि ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी का जो ऑस्ट्रेलिया का मुखिया है बालेश धनखड़, उसको रेप और
ब्लैकमेलिंग में 40 साल की सजा ऑस्ट्रेलिया में हुई है। ये तो विदेशी जो मीडिया है उसमें अगर खबरें नहीं आती तो यहाँ पता ही नहीं चलता, और इसी विदेशी मीडिया में जब खबरें आई हैं तब इसको लेकर यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस अलका लांबा ने आज की। तो एक बड़ा मसला ये भी बनता जा रहा है, प्रधानमंत्री हर बार की तरीके से जब भी कोई बड़ा मसला आता है प्रधानमंत्री विदेश चले जाते हैं। और एक बात और है, बार बार ये सवाल उठ रहा है अमलेंदु जी कि प्रधानमंत्री खामोश क्यों है, चाहे ये मसला हो, चाहे अमेरिका जिस तरह से भारत के साथ व्यवहार कर रहा है, भारत विरोधी बयान दे रहा है, उस पर मसला हो, वो मसला हो, मणिपुर का मसला हो, ये तमाम मसले ऐसे हैं जिन पर सवाल पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री खामोश क्यों है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के ये दावा करती है कि प्रधानमंत्री, यानी उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में ये उपलब्धि बताती है कि प्रधानमंत्री बोलते हैं। वो पुराने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जो अब नहीं रहे, उन पर तंज कसा जाता है कि वो बोलते नहीं थे, तो बीजेपी के नेता कहते हैं कि हमने बोलने वाला प्रधानमंत्री दिया है, लेकिन जब ये बातें आती है, ये सवाल पूछे जाते हैं, तब खामोश रहते हैं। हाँ, बिल्कुल खामोश रहते हैं। और समीर जी, इस तरीके से जिस तरीके से ये बातें आ रही हैं, इसको लेकर प्रधानमंत्री बिल्कुल खामोश हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी खामोश है। प्रधानमंत्री बोलने वाला जरूर है समीर जी, लेकिन जो विपक्ष आरोप लगाता है कि जो थोथा चना बाजे घना जो है वो मसला ज़्यादा है प्रधानमंत्री के साथ। अब पता नहीं ये सही है कि गलत है, लेकिन विपक्ष के आरोप जो है वो यही है कि प्रधानमंत्री के साथ मसला थोथा चना बाजे घना ज़्यादा है, और जब भी कोई गंभीर मसला आता है प्रधानमंत्री एकदम से खामोश हो जाते हैं, चुप्पी साध लेते हैं समीर जी, और ये एक तरीके से बड़ा मसला जो है बनता चला जा रहा है। ये कि प्रधानमंत्री बोलते तो है, लेकिन जिस पर उनको बोलना है उसी पर बोलेंगे, और आप सवाल अगर पूछेंगे तो उस पर वो कुछ नहीं बोलेंगे, और सवाल भी आप पूछेंगे तो वो वही बोलेंगे जो उनको बोलना है। नहीं, सवाल अगर आप पूछेंगे भी, सवाल आप पूछेंगे कहाँ? सवाल तो ये है, सवाल तो बड़ा ही है कि सवाल आप उनसे पूछेंगे कहाँ? सदन में सवाल का जवाब नहीं है, प्रधानमंत्री को बुलाना पड़ता है, विश्वास प्रस्ताव देकर ये सदन में आप बोलने के लिए आइए, और तब भी बोलने आते हैं तो जिस मसले पर अविश्वास प्रस्ताव है उस पर बोलते नहीं है, और उस मसले पर तब बोलते हैं जब विपक्ष वॉकआउट कर जाता है। तो प्रधानमंत्री सवाल आखिर पूछे कहाँ जाए? 70 सालों में पहली बार है कि ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो बोलता बहुत ज्यादा है मगर मसलों पर नहीं बोलता है, जो सवाल पूछे जाते हैं उन पर नहीं बोलता है, सिर्फ अपने मन की बात करता है। तो ये भी इस लोकतंत्र की उपलब्धि है समीर जी। बिल्कुल, लोकतंत्र की तमाम उपलब्धि है, तमाम उपलब्धियां हैं, लेकिन ये बड़ा मसला है कि प्रधानमंत्री क्यों खामोश है। लेकिन खामोश होने से चीजें खामोश नहीं हो जाती, मुद्दे खामोश नहीं हो जाते, मुद्दे तो उठते ही रहेंगे, उन पर बात भी होती गई, और खामोशी से संदेह ही पैदा होता है, उसका कोई जवाब नहीं मिलता है, स्पष्टीकरण नहीं मिलता है। और मतदाता सूचियों को लेकर जिस तरह से लगातार सरकार घिर रही है, चुनाव आयोग घिर रहा है, और चुनाव आयोग पर आरोप ही यही है कि वो सरकार के लिए काम कर रहा है। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था वो सरकार के लिए काम कर रही है। मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है, उस पर चर्चा की मांग हो रही है। इस मुद्दे पर बीजू जनता दल भी अभी इंडिया गठबंधन के साथ है। शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी को भी सुनते हैं वो क्या कह रही हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में ये मुद्दा चुनाव के बाद भी, नतीजों के बाद भी गरमाया हुआ है, क्योंकि वहां गांव-गांव में इसको लेकर एक बड़ा कैंपेन चल रहा है कि मतदाता सूचियों में गड़बड़ी हुई, चुनाव में धांधली हुई, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन की हार हुई है। तो सुनते हैं प्रियंका चतुर्वेदी को क्या कह रही हैं मतदाता सूचियों में धांधली को लेकर। देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र में ये मॉडल शुरू हुआ कि आपने हेरा फेरी की है वोट्स की, 5 महीने के अंदर 40 लाख वोटर्स ऐड किए हैं, एक ही रेजिडेंशियल कॉलोनी में 7,000 वोटर्स को ऐड किया है। लास्ट 1 आवर में 1 घंटा जो इलेक्शन वोटिंग का रह जाता है उसमें 76 लाख वोटर आ जाते हैं। अभी तक ना टोकन प्रेजेंट कर पा रहे हैं, ना कोई रिकॉर्ड प्रेजेंट कर पा रहे हैं, इलेक्ट्रल रोल्स भी प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। वहीं फिर हमने दिल्ली में देखा, जो आम आदमी पार्टी ने लगातार उदाहरण के साथ सामने लाए थे, उस पर भी इलेक्शन कमीशन ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। अब सामने आ रहा है वेस्ट बंगाल में किस तरीके से हेरा फेरी चल रही है। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है कि इस पे ट्रांसपेरेंसी बनाए रखें। आज एक वोटर का सबसे बड़ा अधिकार वोटिंग राइट ही है, अगर उसको भी आप डाइल्यूट कर देंगे, उसको भी आप नलिफाई कर देंगे, ये कहाँ तक लाजमी है? तो फिर आप कह ही दीजिए कि डेमोक्रेटिक मॉडल इज नॉट वर्किंग, इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी इज नॉट वोटिंग, नॉट वर्किंग फॉर दिस कंट्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को घोषित कर दें कि ये बने रहेंगे प्रधानमंत्री जब तक उनका मन करेगा। इस तरीके से नहीं चलता है। इलेक्शन कमीशन की अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए,
और अगर जनता के मन में ये सवाल उठ रहा है तो उसकी जवाबदेही इलेक्शन कमीशन की बनती है। तो मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की शिकायतें हैं, चुनाव आयोग से ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद की जाती है, लेकिन इस तरह से कैसे बनी रहेगी ट्रांसपेरेंसी? और यही सवाल चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है। चुनाव आयोग से जवाब नहीं मिल रहा है। संसद में चर्चा की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक तो संसद में भी इस पर चर्चा का कोई आश्वासन नहीं मिला है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को जरूर उठाया और कहा कि इस पर चर्चा कराई जाए, लेकिन अब तक लगता है कि स्पीकर को जरूरत नहीं महसूस हुई अमलेंदु जी कि यह मुद्दा संसद में चर्चा के लायक है। हाँ, स्पीकर को आवश्यक नहीं लगा कि ये चर्चा के लायक है, क्योंकि स्पीकर भी शायद हो सकता है इसी तरीके से चुने होकर आए हों। अब ये पता नहीं समीर जी, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। आज के समय में जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, इसमें सच क्या है इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप हैं, तो ऐसे में अब कौन किस तरीके से चुनकर आया है, अब इसकी जब तक की ठीक से जांच नहीं होगी, और जांच की पूरी चुनावी प्रक्रिया ही जब संदेह के घेरे में है, तो स्वाभाविक है कि हर एक निर्वाचन पर सवाल उठेंगे। हाँ बिल्कुल, हर निर्वाचन पर सवाल उठेंगे समीर जी, और सीधी सीधी बात यह है कि निर्वाचन पर सवाल तो उठेंगे ही, और इसकी आखिर जांच होगी कैसे? तो जब तक विपक्ष को वोटर लिस्ट नहीं मिलती हैं, और पुरानी वोटर लिस्ट नहीं मिलती हैं जिनमें गड़बड़ियां हुई हैं, जो चुनाव आयोग गड़बड़ियां ठीक करके देगा वो वोटर लिस्ट नहीं आपको देनी होंगी 2009 से लेकर 2024 तक की, जो कि मांग है विपक्ष की। आप देंगे 2024 के बाद की अपडेटेड नहीं चाहिए, उसको पुरानी चाहिए, ताकि जो चुनाव आयोग ने गड़बड़ियां की हैं या जिसने भी गड़बड़ियां की हैं वो सामने आए कि कितनी गड़बड़ियां हुई हैं। वो आप नहीं देंगे, तो इसलिए ये मसला काफी बड़ा बनता चला जा रहा है। जी बिल्कुल, ये मामला काफी बड़ा बनता चला जा रहा है, और विपक्ष अब एकजुट है और इस मुद्दे पर अड़ा हुआ है कि इस पर चर्चा कराई जाए। राहुल गांधी ने भी लोकसभा में कल कहा है कि ये चूंकि पूरे देश में इस तरह की एक ही जैसी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं और उनके प्रमाण भी हैं लोगों के पास, आखिर उस पर चर्चा क्यों नहीं कराई जा रही है? क्योंकि चुनाव आयोग तो जो वोटर लिस्ट की मांग की जा रही है उसको नहीं दे रहा है, देने को तैयार नहीं है। तो इस मामले में पूरी तरह से इंडिया गठबंधन तो एकजुट है ही, बीजू जनता दल का भी अब एक उसको साथ मिला हुआ है, और नया मुद्दा जो उठा है वो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने, बिल्कुल वही बात अमलेंदु जी जो संजय राउत महाराष्ट्र में चुनाव से पहले कह रहे थे कि वो 40 लाख मतदाता हैं जो इधर से उधर ट्रांसफर हो रहे हैं, जिन राज्यों में चुनाव होता है वहां उनको पहुंचा दिया जाता है। हाँ बिल्कुल समझिए, वहाँ उन्हें पहुँचा दिया जाता है, और दूसरी तरफ आप देखिए घपले किस स्तर पे हो रहे हैं, ये आप समझिए कि एक तो डिलिमिटेशन किया जाएगा तो 7 राज्यों की सीटें कम हो जाएंगी, और उन 7 राज्यों में भी मतदाता जो है वो 40 लाख मतदाता वो घूम फिर कर पहुँचते रहेंगे यूपी और हरियाणा के और गुजरात के, है ना। और वो 7 राज्य जो हैं, जो जिनमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और पंजाब हैं, ये सीधे सीधे परिसीमन से प्रभावित होंगे। अब इसको लेकर 22 मार्च को डीएमके ने और विपक्ष ने एक बैठक बुलाई है। उस बैठक में शामिल होंगे अब नवीन पटनायक भी, ये जानकारी दी है दयानिधि मारन ने उनसे मिलने के बाद। तो दयानिधि मारन की भी बात हम लोग सुन लेंगे कि दयानिधि मारन डीएमके के नेता हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं वो। 22 मार्च को दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वो एक बड़ी बैठक कर रहे हैं परिसीमन को लेकर, डिलिमिटेशन को लेकर, जिस पर बड़ी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि दक्षिण भारतीय राज्यों की लोकसभा में सीटें कम की जा रही हैं। कोई सरकार की तरफ से अब तक उस पर स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा है। उनकी जो आशंकाएं हैं इस पर चर्चा की मांग की जा रही है सदन में कि जो आशंकाएं हैं उनका समाधान किया जाए, लेकिन चर्चा की मांग भी नहीं स्वीकार की जा रही है। अब बीजू जनता दल को भी साथ मिल गया है डीएमके को, दक्षिण भारतीय राज्यों को। सुनते हैं क्या कहा है दयानिधि मारन ने नवीन पटनायक से मुलाकात के बाद। Tamil Nadu IT Minister TRP Raja and myself had come here to formally invite Naveen Babuji to attend the meeting which is going to be held on 26 March in Chennai, 22nd March in Chennai. We had already received the letter from our Honorable Chief Minister, and it was such a lovely meeting because meeting after such a long time. He shares our concerns and our fears that the unfair तो दयानिधि मारन कह रहे थे, जो उन्होंने नवीन पटनायक से मुलाकात के बाद कहा कि वो नवीन पटनायक हमारी चिंताओं और आशंकाओं को समझते हैं कि अनुचित परिसीमन हमारे राज्यों के लिए अच्छा नहीं होगा। 7 राज्य हैं तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और पंजाब, जो परिसीमन से सीधे प्रभावित होंगे, जहां हमारा हिस्सा कम हो जाएगा जबकि उत्तरी राज्यों का हिस्सा बढ़ जाएगा। ये राज्य विकासशील राज्य हैं जिन्होंने अपनी जनसंख्या को नियंत्रित किया है और अब हमें इसकी
कीमत चुकानी पड़ रही है। 22 मार्च को होने वाली बैठक के बारे में उन्होंने पुष्टि की कि वो निश्चित रूप से इसमें भाग लेंगे और अपने विचार साझा करेंगे। ये बड़ा मुद्दा है अमलेंदु जी, और जिस तरह से सभी दक्षिण भारतीय राज्य एकजुट हैं इसको लेकर, उनकी आशंकाएं निराधार नहीं है, और ये एक देश के भीतर उत्तर और दक्षिण के बीच ये बहुत बड़ी खाई बढ़ाने वाली ये बात होगी अगर वास्तव में ऐसा हो रहा है तो। बिल्कुल समीर जी, वास्तव में ऐसा हो रहा है तो ये एक बड़ी खाई होगी। और ये जो 7 राज्य गिनाए हैं दयानिधि मारन ने, समीर जी, इसमें से केवल उड़ीसा ऐसा है जिसमें बीजेपी की पहली बार सरकार बन गई है, वरना 7 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी जो है वो सरकार में, और उसका प्रभाव भी नहीं है कर्नाटक छोड़ करके, और किसी भी राज्य, कर्नाटक छोड़ के किसी राज्य में उसका प्रभाव भी नहीं है। तो ये यहाँ किया है, तो यहाँ जो घपले हैं जो समीर जी वही यही आ रहे हैं कि इन राज्यों में यूपी और गुजरात और हरियाणा से वोटर भी बढ़ाए जाएंगे। 40 लाख मतदाता जो फ्लोटिंग वोटर हैं जो घूमते रहते हैं सब जगह, वो भी जाएंगे, और इनकी सीटें भी कम कर दी जाएंगी। तो ये इस तरीके से कब्जा करने की कोशिश जो है ये। अच्छा, बड़ा इसमें ये भी है कि ये जो फ्लोटिंग वोटर्स वाली बात है वो इसलिए भी पुष्ट होती है कि अब वहां जो मतदाता उसमें सूची में बढ़ाए गए हैं उनको तमिलनाडु और केरल में तो भेजा नहीं जा सकता, क्योंकि दिनेश कुमार, रघुवीर कुमार, इस तरह के नाम वालों को वहां नहीं भेज सकते। तो ये भी एक बड़ी समस्या है अगर इन आरोपों को हम सही मान लें, और सही वो है, विपक्ष का जो दावा है उनको सही बताया नहीं जा रहा है। तो अब दक्षिण भारत के राज्यों को इस तरीके से उनको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, यही दक्षिण भारतीय राज्यों का कहना। हाँ बिल्कुल, इसी तरीके से कमजोर करने की दक्षिण भारत के को कोशिश की जा रही है, यही उनका कहना है। इसी को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, और इसी मसले पर समीर जी एक तरीके से कहा जाए जो आपत्तिजनक टिप्पणी की धर्मेंद्र प्रधान ने, तो वही एक तरीके से उत्तर और दक्षिण में बांटने की जो है जो रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, उसके तहत ही ये टिप्पणी की गई। लेकिन इस पर अब बीजेपी बुरी तरीके से घिरी हुई नजर आती है, चूंकि ये मसला जो है ये व्यापक तौर पर बढ़ गया है, और अब इस पे इंडिया गठबंधन के साथ और दल भी आ रहे हैं जो कि इंडिया गठबंधन में नहीं है। अब अगर बीजू जनता दल आता है तो बीजू जनता दल साथ में आ रहा है, जैसे कि कहा उन्होंने कि नवीन पटनायक ने कि वो आएंगे, और सस्मित पात्रा की हम लोगों ने बाइट भी सुनवाई कि वो कह रहे हैं कि आज 3:30 बजे उनका प्रतिनिधिमंडल जाकर चुनाव आयोग से मिलेगा भी। तो यानी ये कारवां अब इंडिया गठबंधन का बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है, बीजेपी जो है वो संकट में नजर आती है। तो बीजेपी संकट में नजर आ रही है, और इस मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर जिस तरीके से दक्षिण भारत के सांसदों ने, डीएमके सांसदों ने, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं संसद में। एक बार उन तस्वीरों को देखेंगे, काले कपड़े पहनकर विरोध कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के बयान का, डीलिमिटेशन को लेकर स्पष्टीकरण देने की मांग कर रहे हैं, उस पर चर्चा कराने की मांग कर रहे हैं, और साथ में जो चुनावी धांधली है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा है, उस पर भी चर्चा की मांग हो रही है। ये तस्वीरें, ये संसद भवन परिसर की तस्वीरें हैं जहां डीएमके सांसदों का प्रदर्शन के से ये मांग कर रहे हैं कि इस धर्मेंद्र प्रधान के मुद्दे पर उनको स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है कनिमोझी ने, डीएमके की सांसद ने। अच्छा, तो ये आप देख रहे हैं प्रदर्शन, लेकिन किसी भी स्थगन प्रस्ताव का नोटिस हो, चर्चा की मांग हो, स्वीकार नहीं की जा रही है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों ही सदनों में। अमलेंदु जी, हाँ, दोनों ही सदनों में स्वीकार नहीं की जा रही है। अभी सूचना ये आ रही है कि लोकसभा में विपक्ष ने जितने भी स्थगन प्रस्ताव दिए थे सब के सब खारिज कर दिए गए हैं, तो ये देखने में आ रहा है। और इधर समीर जी, विपक्ष की तो खारिज की जा रही है, और सरकार के मंत्री जो है वो जवाब देने के लिए ही संसद में आ ही नहीं। सुन लेते क्या कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने। बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ, संसद में मंत्री को बुलाया गया, आवाज दी जा रही है राज्यसभा में कि मंत्री आए और जवाब दे, मंत्री वहां से गायब है। उस पर क्या चुटकी ली है मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में, नेता प्रतिपक्ष, उनको सुनते हैं क्या कहा उन्होंने, और कह रहे हैं कि मंत्रियों को थोड़ा ट्रेनिंग देने की जरूरत है। मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनते हैं। श्री रवनीत सिंह टू मूव ए मोशन फॉर इलेक्शन ऑफ 1 member टू द काउंसिल ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। ऑनरेबल माननीय मंत्री, माननीय मंत्री, please, I move to, yes, I move to. हमको रूल्स ऑफ प्रोसीजर का ट्रेनिंग देने वाले नड्डा साहब को मैं ये पूछ रहा हूँ,
Mic is already on, please. रूल्स ऑफ प्रोसीजर का अपोजिशन लीडर को और सारे मेंबर्स को एक ट्रेनिंग देना चाहिए, उन्होंने कल कहा। मैं पूछता हूं उनको, आप क्यों ट्रेनिंग नहीं लेते और आपके लोग टाइम पे नहीं आते और मंत्रीगण भी नहीं आते? ये शर्म की बात है। Honorable तो ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है। बहुत दिलचस्प वाकया है। हरिवंश जी जो सभापति की कुर्सी पर बैठे हुए थे, अमलेंदु जी, वो भी मुस्कुराने लगे। पत्रकार रहे हैं और जाहिर सी बात है कि मुस्कुराने, मामला तो गंभीर है लेकिन हास्यास्पद भी है। और उसी पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी चुटकी ली है कि आप हमको कह रहे हो कि ट्रेनिंग लें, जो उन्होंने कि 40 साल से ज़्यादा अपना सदन में गुजार दिए हैं और यहाँ मंत्री गायब हो रहे हैं, उनको बुलाया जा रहा है तो वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। हाँ बिल्कुल समीर जी, ये बड़ा दिलचस्प वाकया है। 70 सालों में बहुत कुछ पहली बार हो रहा है, तो ये भी 70 सालों में पहली बार हो रहा है कि मंत्री को उत्तर देना है और मंत्री सदन से गायब है, और जबकि उसी सदन का सदस्य भी है मंत्री। राज्यसभा में। और ऐसा भी नहीं है कि वो लोकसभा में का सदस्य हो, राज्यसभा का ही सदस्य है और राज्यसभा में ही उसको उत्तर देने का दिन है। तो जाहिर सी बात है कि तैयारी पहले से होनी चाहिए मंत्री की। मंत्री गायब है, तो यही कहा कल खड़गे जी ने कि कल तो जो है वो ज्ञान दे रहे थे जेपी नड्डा साहब की विपक्ष जो है वो नियम कानून को पहले समझे तब बहस में आया करे। तो भाई आप ट्रेनिंग क्यों नहीं लेते हैं, ये सवाल पूछा गया। तो समीर जी बहुत कुछ 70 सालों में पहली बार हो रहा है, तो ये भी 70 सालों में पहली बार देखने को मिल रहा है कि मंत्री जो है वही सदन से गायब हो जाता है। भाई आखिर बात ये ना कि जो बड़े लोग होते हैं उनको देखकर छोटे जो है वो उसका पालन करते हैं। तो जब प्रधानमंत्री ही सदन से गायब रहते हैं, प्रधानमंत्री नहीं आते हैं, तो मंत्री क्यों आने लगेंगे? तो प्रेरणा तो वहीं से मिलती है ना। तो प्रधानमंत्री भी इस समय 2 दिन की विदेश यात्रा पर चले गए हैं और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सीधे प्रधानमंत्री से जवाब मांगा जा रहा है। कई मुद्दों पर चर्चा की मांग की जा रही है, लेकिन न तो चर्चा की अनुमति मिल रही है। प्रधानमंत्री जवाब देने के लिए है ही नहीं। विपक्ष के सवालों का सीधे कहा जाए तो कोई लोड ही नहीं लेते हैं, मतलब ही नहीं रखते हैं। सदन में रहते भी हैं तब भी कोई उनका जवाब नहीं देते हैं, और अब तो विदेश में है। लेकिन विपक्ष जिस तरह से इस मुद्दे पर न केवल एकजुट है बल्कि विपक्ष का कुनबा भी बढ़ता जा रहा है इंडिया गठबंधन का, उस पर ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो सरकार के ऊपर भारी पड़ने वाले हैं। खासतौर पर दक्षिण भारत के राज्यों का जो ये भाषा का मुद्दा है और डिलिमिटेशन का मुद्दा, और दूसरी तरफ मतदाता सूचियों में धांधली का मुद्दा। चर्चा की अनुमति लगता है कि देनी पड़ेगी सरकार को, संसद में स्पीकर को और राज्यसभा में सभापति को, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है और लगातार इस पर चर्चा की मांग कर रहा है। और चूंकि लोकतंत्र की मजबूती और उसकी कमजोरी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इतना बड़ा ये मुद्दा है कि जिस पर सरकारें बननी और बिगड़नी तय होती हैं, तो इसको कैसे विपक्ष छोड़ देगा? इस मुद्दे को लेकर वो अपनी मांग जारी रखेगा, ये दिखाई पड़ रहा है। बहरहाल बने रहिए आप डीबी लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।